Hello guys, here I am Abhishek Shukla. Welcome to Clear UPSC PCS. So guys, what I think that कि देखिए अभी तक जो मैं न्यूज एनालिसिस करता था उसमें क्या होता था कि पहले मैं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसके बाद फिर उसका न्यूज एनालिसिस करता था, फिर उसके वीडियोस बनाता था। बट नाउ ये ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा था बिकॉज आई हैव टू रीड इट एट वंस एंड आफ्टर दैट रीड इट आउट फर्दर ट्वाइस फॉर मेकिंग द वीडियो। सो व्हाट आई थिंक दैट कि मैं अब लाइव एनालिसिस करूंगा। मैंने अभी तक ये न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं है, तो मैं जैसे जैसे पढ़ते जाऊंगा आपको भी वैसे वैसे बताते जाऊंगा। डोंट थिंक दैट कि कुछ भी छूटेगा, कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी पढ़ता हूँ। तो और दूसरी बात, जो मैं फैक्ट्स बीच में बताता हूँ, जैसे WHO आ गया, कुछ भी आ गया, उसकी फॉर्मेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। सो डोंट बी पैनिक। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई अदर न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सारे न्यूज़पेपर का कंटेंट सेम ही होता है, केवल न्यूज ऊपर नीचे होती है। दैट इज आई थिंक कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, ट्रस्ट मी अपॉन इट। ओके नाउ सो गाइज, अगर आपको न्यूज एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। 30-day नोटिस पीरियड नॉट मैंडेटरी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो अभी क्या हुआ है कि एक जजमेंट हुआ है। जजमेंट में क्या कहा गया है कि removing hindrance to interfaith marriage is likely to have bearing on set of laws enacted by BJP rule states including UP that prohibit religious conversion for marriage। तो यूपी में जो लॉ बना है, बीजेपी ने बनाया है कि रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ मैरिज के लिए प्रोविजन होना चाहिए। द इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल द कपल सीकिंग टू solemnize their marriage under the Special Marriage Act 1954 can choose not to publish the mandatory 30-day notice for their intention to marry। देखिए इसमें क्या होता है कि मैरी करने के लिए समझ लीजिए मैरिज करना, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के थ्रू क्या करना होता है, 30 डे पहले का नोटिस पीरियड देना होता है। बट इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है इसमें कहा गया है कि 30 दिन का नोटिस कि हमें इंटेंशन ऑफ मैरिज का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि मैंडेटरी नहीं है। सेक्शन 5 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट द लेजिस्लेशन दैट अलाउज सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज irrespective of religion of the couple requires party to give a 30-day public notice। तो वही कि अगर दूसरा रिलीजन है तो उसमें 30 डे पब्लिक नोटिस होनी चाहिए। देखिए रिलीजियस कन्वर्जन उसके लिए प्रॉब्लम नहीं, मतलब लॉ बनाया गया कि रिलीजियस कन्वर्जन नहीं हो सकता उसके बाद में। बट इंटर रिलीजियस मैरिज होती है, इसलिए 30 डेज पीरियड चाहिए होता है। इसलिए चाहिए होता है कि देखिए 30 डे पब्लिक नोटिस जो ऑफिस होता है उसके बाहर लगता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो ऑब्जेक्शन कर सकता है। बट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी ये वर्डिक्ट दे दिया है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है। The ruling comes as a relief to interfaith couples who are being increasingly targeted by the vigilant group। The court noted that impact the similar provision anti-conversion law could have। तो anti-conversion law रहेगा, लेकिन ये बना दिया गया। इसमें होता क्या था ना, जैसे लगा दिया गया ऑफिस के बाहर, कुछ लोग क्या करते थे कि वो विजिलेंट ग्रुप्स होते थे तो वो परेशान करते थे, ऐसा होता था, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है अब वो खत्म हो जाएगी ना। मेक इन इंडिया मेगा डील 83 तेजस फाइटर क्लियर्ड फॉर एयरफोर्स। तो अप्रूविंग द लार्जेस्ट इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट एज पार्ट ऑफ मेजर टू स्ट्रेंथन आर्म फोर्स एंड स्टैंड ऑफ विद चाइना। तो चाइना और LOC पे जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी क्लियर्ड वेंसडे डील वर्थ ₹48,000 crore फॉर एक्विजिशन ऑफ 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो 48,000 करोड़ का वर्थ है इसकी, 83 तेजस आएंगे। अब तेजस क्या होता है, तेजस होता है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये होता है डिजाइन्ड बाय द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ADA डिजाइन करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, DRD। द तेजस MK-1A मल्टी रोल लाइट फाइटर विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टेट ओन्ड HAL। तो HAL कौन सा बनाता है, देखिए अब प्रीलिम्स में पूछ सकता है तेजस MK-1A कौन बनाता है, वो बनाता है HAL। इट विल बी एन इम्प्रूवमेंट ओवर द MK-1 वर्जन। द इंडियन एयरफोर्स एक्वायर्ड 40 ऑफ अर्लियर वेरिएंट इन 2 डील। तो 40 अर्लियर वेरिएंट दो डील में हो चुके हैं। 21 इनिशियली ऑपरेशन क्लियरेंस स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट, 16 फाइटर एंड 4 ट्रेनर। तो 4 ट्रेनर है, 16 फाइटर है और 20 क्या है, इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट है। तेजस LCA MK-1 जो HAL बनाती है बिल इंक्रीज एयरफोर्स स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इंप्रूव वर्जन ऑफ ओल्डर MK-1 वेरिएंट। तो MK-1 वेरिएंट का ये
क्या है, इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है ना। स्क्वाड ड्रोन स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, तो एयर टू एयर मिसाइल के लिए वर्क करेगा, और जो जहां पे विजुअल नहीं है वहां पे भी अरे रडार का यूज किया जाएगा। स्कैंड अरे रडार का इसमें यूज किया जा सकता है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी, तो हवा में ही इसको रिफ्यूल किया जा सकता है। तो तेजस के याद रखिएगा। अब देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन दे देगा, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग तेजस, ठीक है ना। तो उसमें दे देगा MK1 बनाता है, कोई और दे देगा। तेजस में बता देगा कि स्कैन अरे रडार का यूज नहीं होता है, ऐसा स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइटिंग बर्ड फ्लू, डेली सिविक बॉडीज बैन सेल फॉर चिकन, तो चिकन की सेलिंग बैन हो गई है, ठीक है ना, दिल्ली में। अब बर्ड फ्लू क्या है कि इसके वायरस का नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा, H5N1, H6 और S7, तीनों वायरसेस के स्ट्रेन जो है वो इसी में आते हैं। बर्ड फ्लू के ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है। पंचायत सीट फॉर सेल, इलेक्शन कमीशन स्क्रैप 2 ऑक्शन इलेक्शन, तो वही है कि अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि वहां पे पंचायत चुनाव होने वाले थे, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें इलेक्शन सीट की सेलिंग की बात आई है। तो उसके लिए क्या हुआ है कि अभी 2 जगह पे जो इलेक्शंस है उनको बैन कर दिया गया है, ठीक है ना। अब इलेक्शन कमीशन में मैं बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। यूनियन और स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द बॉडी एडमिनिस्ट्रेट इलेक्शन टू लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री। बैकग्राउंड क्या है, सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन काउंसिल डील विद इलेक्शन, ठीक है ना, 15 डील करता है। 324 तो 329 कॉन्स्टिट्यूशनल डील विद पावर फंक्शन टेन्योर एंड एलिजिबिलिटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। नाउ इलेक्शन कमिश्नर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कमिश्नर, द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो 1 CEC होता है, एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर, 2 EC होते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ कमीशन न्यू दिल्ली में, आपको पता ही होगा। एट द स्टेट लेवल इलेक्शन कमिश्नर इज हेल्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, तो स्टेट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जो IS रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है ना। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, तो इनको चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फिक्स टेन्योर होता है 6 साल का या फिर 65 साल का, ठीक है ना, 5 साल का नहीं होता, याद रखिएगा। 6 ईयर का होता है। दे हैव अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 6 years और अप टू एज ऑफ 65 ईयर। दे एंजॉय द सेम स्टेट और रिसीव सैलरी एंड पर गैज अवेलेबल टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जितनी भी सैलरी और अलाउंसेस दिए जाते हैं उतने ही इनको भी दिए जाते हैं। इनको केवल रिमूव के प्रोसेस के थ्रू ही हटाया जा सकता है। तो ये मैंने इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। आप चाहे तो एक बार पीछे करके फिर पीछे पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डोवाल गोज टू अफगानिस्तान, फोकस ऑन टेरर इन अ ट्रिप दैट वाज केप्ट अंडर रैप्स बिफोर इट गोट अंडरवे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, तो NSA कौन है इंडिया का, अजीत डोवाल है, वो अफगानिस्तान की उनकी विजिट है, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, टेररिज्म के बारे में वहां पे बात करेंगे। बीइंग नाइस टू एवरीबडी इजंट फॉरेन पॉलिसी, हैव टू मेक स्ट्रेटेजिक चॉइस, तो इन्होंने क्या कहा है कि जकारिया जी ने कहा है कि सबके साथ अच्छा बिहेवियर करना फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है, हमें अपनी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बनानी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू एंगेजिंग विद इंडिया, US इज एन ओपन डोर, इंडिया कैन पुश ऑन द डोर एंड आंसर विल बी यस most probably, but what does India want? And in order for India to decide that it need to have a strategic conception of place in the world, in its place in Asia, and it doesn't right now। तो वही है कि जब US इंडिया से एंगेज हो रहा है तो US का डोर ओपन है इंडिया था, बट इंडिया को इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी US की रिलेशन ठीक है, बट हमें US से क्या चाहिए, हमें कौन कौन सी हेल्प चाहिए वो भी हमें ध्यान में रखनी होगी, ना कि केवल हमें उससे रिलेशन ही मजबूत करने हैं। ओके, दैट इज अ थिंग। द सिटी दिल्ली स्कूल रीओपन डोर्स फॉर क्लास, तो 9th और 10th के 10th और 12th के जो स्कूल हैं वो ओपन होने के चांसेस हैं 18 जनवरी से, ठीक है ना। ये दिल्ली स्पेसिफिक न्यूज है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, ठीक है ना। ओके, मूव फर्दर।
टारगेट वैक्सीन 75,000 इन 10 days। तो देखिए अब ये सारी चीजें टेम्परेरी रीजन की, टेम्परेरी नेचर की है। पता सॉरी 75,000 जो वैक्सीन है वो क्या है कि 10 दिन में लगवाई जाएंगी, ठीक है ना। सो अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, दीज आर द सिटी स्पेसिफिक न्यूज, ठीक है ना। गवर्नमेंट मेमो, इंडिया की टू यूएस प्लान इन इंडो पैसिफिक काउंटर टू चाइना। ईडी अरेस्ट फॉर्मर टीएमसी एमपी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो देखिए अभी इसमें ये वाली जो न्यूज है इसमें ईडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये बना कब था इसके बारे में बता देता हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये बना था 1956 में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, गवर्निंग बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। स्पेशली जुरिडिक्शन एंटी करप्शन पे होता है, मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है ना। लॉ एनफोर्स एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉ एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। तो इकोनॉमिक लॉ को इम्प्लीमेंट करना और इकोनॉमिक क्राइम जो है उनसे फाइट करने के लिए होता है। ये पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन एजेंसी है, एनफोर्समेंट एजेंसी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, ठीक है ना। दैट ये थिंग। मेमो, इंडिया की टू यूएस प्लान इन इंडो पैसिफिक काउंटर चाइना, ए न्यूली क्लासिफाइड इंटरनल डॉक्यूमेंट फॉर ऑनगोइंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, rare for an incumbent to disclassify at least 2 decades before his time, highlights now India figure as a key player in US strategy on Indo-Pacific। तो वही है कि इसमें कहा जा रहा है कि यूएस की जो स्ट्रेटेजी है, इंडिया उसमें एक की प्लेयर है जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजी यूएस बनाता है। देखिए क्योंकि यूएस की चाइना से बनती नहीं है, इंडिया एक बहुत अच्छा खासा रीजन शेयर करता है और डोमिनेंस भी इंडिया पैसिफिक में इंडिया का, तो इसकी वजह से इंडिया एक key player है। The paper outlines a strategy based on assumption that a strong India in cooperation with like-minded countries would act as a counterbalance to China। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री की तरह वर्क कर रहा है कि हम चाइना को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, मतलब कि हम चाइना, जो लोग चाइना में नहीं जाना चाहते वो इंडिया का जो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। While much of it is publicly known, the memo gives an insight into Trump administration's thinking that sets and stage for cooperation with the Joe Biden administration scheduled to take charge January 20। तो 20 जनवरी को जो बिडेन भी चार्ज ले रहे हैं वहां पे। तो वही है कि while much of its publicity known, the memo gives an insight into Trump administration। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की इंसाइट जो ये मेमो है वो देता है, और जो बिडेन के साथ भी हमारी एक अच्छी खासी वो हो सकती है, बिकॉज चाइना के साथ यूएस इन्वॉल्व नहीं होगा और इंडिया उसके लिए एक ऑप्शन रहेगा। द पेपर ऑन यूएस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ऑन इंडो पैसिफिक डिफाइन द गोल एज इंश्योरिंग दैट इंडिया रिमेन प्रीएमिनेंट इन साउथ एशिया। तो इंडिया, तो एक पेपर है यूएस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर इंडो पैसिफिक, उसमें कहा जा रहा है कि इंडिया प्रीएमिनेंट इन साउथ एशिया है एंड टेक द लीडिंग रोल इन मेंटेनिंग इंडियन ओशन सिक्योरिटी। इंडियन ओशन सिक्योरिटी के लिए इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले करेगा। इंक्रीज एंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ एंगेजमेंट में इंडिया हेल्प करेगा। एंड एक्सपेंड इट्स इकोनॉमी, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक कॉपरेशन विद अदर यूएस अलाइज एंड पार्टनर इन द रीजन। तो यूएस के अदर अलाइज से डिफेंस और इकोनॉमिक में पार्टनरशिप के लिए भी इंडिया वर्क कर सकता है। इसमें एक चीज है, एक्सेलरेट इंडिया राइज एंड कैपेसिटी टू सर्व एज नेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी एंड मेजर डिफेंस पार्टनर। तो देखिए यूएस ने क्या किया था, यूएस ने इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड बना दिया था इंडो पैसिफिक रीजन में, तो इंडिया उसके लिए भी सच सर्व कर रहा है। एंड टू एड्रेस चैलेंज इमिनेटिंग फ्रॉम चाइना इंक्लूडिंग द बॉर्डर डिस्प्यूट, तो इसके थ्रू जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहे हैं उसके लिए उसको भी इंडिया राइज कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्रम्प के बारे में दिया गया है, यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट ऑफ यूएस build a strong foundation for defense cooperation and interoperability, expand our defense trade and ability to transfer defense technology to enhance India। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है। स्टेट एज मेजर डिफेंस पार्टनर, तो देखिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा इंडिया को वो इंडिया का मेजर डिफेंस पार्टनर होगा। इंक्रीज आवर कोऑपरेशन, हमारा कोऑपरेशन बढ़ेगा। एंड शेयर्ड रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न एंड एनकरेज इंडिया एंगेजमेंट बियॉन्ड द इंडियन ओशन रीजन। तो इंडिया जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसके लिए भी इंडिया हेल्प करेगा, और इंडियन ओशन के बियॉन्ड भी इंडियन रीजन के साथ एंगेजमेंट होगी। द यूएस बिल आल्सो सपोर्ट इंडिया बिड फॉर मेंबरशिप फॉर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो इंडिया जो यूएस है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के लिए भी इंडिया की हेल्प करेगा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि यूएस को भी इंडिया की जरूरत है।
एंड इंक्रीज लीडरशिप रोल इन ईस्ट एशिया समिट एंड ADMM प्लस एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, तो वहां पे भी इंडिया की हेल्प कर सकता है यूएस। द मेमो अंडरलाइन द नीड टू अलाइन आर यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी विद दोज ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान, तो क्वाड ग्रुपिंग वही है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान, ऑफ डीपिंग ट्राइलेटरल कोऑपरेशन विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी रिलेशन विद इंडिया, तो ये ट्राइलेटरल कोऑपरेशन भी बढ़ाया जा सकता है और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी रिलेशन विद इंडिया के साथ भी मजबूत की जा सकती है। दैट इज अ थिंग। तो ये मेमो है, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की बात है, बट यूएस के साथ इंडिया क्या क्या कर सकता है। मेमो इंडिया की टू यूएस प्लान इन इंडो पैसिफिक काउंटर चाइना, तो इसमें वही दिया गया है, देखिए इंडिया यूएस को कॉपरेशन इसमें दिया गया है और चाइना को कैसे काउंटर करना ऐसा दिया गया है। इसमें मेन चीज वही दी गई है कि चाइना के साथ जो जो चीज की जानी थी वो इंडिया के साथ यूएस करेगा, क्योंकि चाइना के साथ यूएस की नहीं बनती है और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपनी यूएस अपनी डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है, उसके लिए इंडिया हर एक उस पर रहेगा। बट इंडिया को भी वही है कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में चाहिए कि यूएस लेके जाए और उसके थ्रू कॉपरेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। ईडी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ये पॉलिटिकल न्यूज है, नॉट इंपॉर्टेंट। अब ये सब बिफोर हाउस पैनल आरएसएस एफिलिएटेड फ्लैग, तो वही है पॉलिटिकल मुद्दा है भी है, वो एनसीईआरटी की बुक में कोई इशू है। कोवैक्सीन डिलीवरी स्टार्ट, फुल इनिशियल प्रोक्योरमेंट अलॉटेड, तो कोवैक्सीन की जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना, और प्रोक्योरमेंट भी अलॉट हो गया है। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया भारत बायोटेक ने, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। सेंटर टू डिसाइड शेयर ऑफ सीरम बायोटेक टू स्टेट, तो वही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और बायोटेक दोनों है, तो इसमें वही है कि सेंटर डिसाइड करेगा कि कौन से स्टेट में कौन सी किस वैक्सीन का कितना परसेंटेज जाएगा, दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे एक चीज आप ये है कि देखिए फेडरलिज्म की जब बात आती है, जब ये होता है कि सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर की जब बात आती है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया तो आप इसमें दे सकते हैं कि देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ तब भी सेंटर ने डोमिनेट किया, कोविड में लॉकडाउन के लिए भी सेंटर ने डोमिनेट किया, और अभी वैक्सीन तक भी कौन से स्टेट में कौन सी वैक्सीन लगेगी इसके लिए भी डोमिनेट सेंटर कर रहा है। तो उसमें यूपीएससी में पॉलिटी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या सेंटर की जो पावर है, या फिर पूछ लेगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि जो भी पैंडेमिक्स है क्या वो स्टेट को रोल को अंडरमाइन करते हैं, तो उसमें आप डाल सकते हैं कि हाँ ये एग्जांपल्स आप डाल सकते हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि यहाँ तक कि वैक्सीनेशन तक भी सेंटर डोमिनेट कर रहा है और सेंटर ही डिसाइड करेगा कौन से स्टेट में कौन सी वैक्सीन लगेगी। ओके, ईडी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। लेट्स मूव फर्दर। एनसीबी अरेस्ट नवाब मलिक सन इन लॉ, ठीक है ना, तो एनसीबी ने इनको अरेस्ट कर लिया है, नवाब मलिक के सन इन लॉ को, ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है एनसीबी, ठीक है ना, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है इंडियन फेडरल लॉ इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ये किसके अंडर में आती है? एनसीबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एजेंसी टास्क एंड कॉम्बेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, तो वही है कि जो लोग ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे सुशांत वाले केस में देखिएगा आप बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, ठीक है ना, तो एनसीबी उस पर करती है, ठीक है ना। 1986 में फॉर्म हुई थी, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है, याद रखिएगा, पीछे पूछ सकता है क्योंकि एनसीबी इस बार न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है, तो प्रीलिम्स वाले तो जरूर याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। सो गाइस आई होप ये लाइव एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा होगा। देखिए कोई भी न्यूज छूट नहीं रही है, ठीक है ना। इसमें यही है कि मेरा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा था क्योंकि मैं पढ़ता था, फिर उसको फिर से पढ़ के वीडियो बनाना पड़ता था, सो दैट्स आई थॉट दैट्स नॉट गुड, तो ये मुझे सही लगा तो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही करता जा रहा हूँ, कोई छूट नहीं रहा, मैं आपको फैक्ट बता। जैसे यहाँ पे एनआईए है, तो एनआईए के बारे में बता देता हूँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, ठीक है ना। गवर्निंग बॉडी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। होम अफेयर्स में आती है तो अमित शाह जी इसको हैंडल करते हैं। काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स होती है, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये होती है। द एजेंसी आर पावर टू डील विद टेरर रिलेटेड क्राइम अक्रॉस स्टेट विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट, तो किसी भी स्टेट में जाके टेरर के रिगार्डिंग कोई भी एक्शन ले सकती है जिसमें स्टेट की परमिशन की कोई भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। एडिटोरियल पेज आता है, अब एडिटोरियल पेज मैं लास्ट में देख लूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन सा नहीं है। गेटिंग द वैक्सीन राइट, IDF इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस,
ओके. Court extend Farooqi remand for 2 weeks, not important. First rise now wheat. India rides on global grain trade bandwagon. तो इसमें पढ़ लेते हैं. After rise, India is set a turn to major exporter of wheat as well. तो राइस के बाद इंडिया व्हीट का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन रहा है. थैंक टू सर्जिंग इंटरनेशनल प्राइस फॉर चाइनीज स्टॉक पाइलिंग एंड अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट मनी इंक्रीजिंग फाइंडिंग इट्स वे इनटू एग्री कमोडिटी मार्केट्स. तो ये कि सर्जिकल इंटरनेशनल प्राइस जो है और प्राइसेस फ्रॉम चाइनीज स्टॉक पाइलिंग है अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट. तो अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा. द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन ट्यूसडे updated its forecast of Indian wheat export for 2021 July to June to 1.8 million tons as against its earlier estimate of 1 million ton. तो देखिए 0.8 मिलियन टन का एक्सपोर्ट अब की बार बढ़ेगा ऐसा माना जा रहा है. दैट वुड बी हाईएस्ट एवर इन लास्ट 6 ईयर. तो 6 साल में हाईएस्ट होगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं वो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ये याद रखिएगा कि यूएसडीए मतलब कि अभी वीट का बढ़ा है. ठीक है ना. सो that is the thing. लोहड़ी इन पंजाब कॉपीज ऑफ फॉर्म लॉ बंट. तो लोहड़ी है. हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू. ओके. आई एम फ्रॉम यूपी. तुम्हारे यहाँ वो मकर संक्रांति और खिचड़ी मनाई जाती है. तो दोज बिलोंग टू यूपी. हैप्पी खिचड़ी टू ऑल ऑफ यू एंड मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू. ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. पॉलिटिकल न्यूज है. पॉलिटिकल न्यूज में हमें नहीं जाना. ट्रंप ऑन वर्ज ऑफ सेकंड इम्पीचमेंट. तो ट्रंप का सेकंड इम्पीचमेंट होने वाला है. ठीक है ना. एक बार इम्पीचमेंट हुआ था. हाउस वोट्स टू फॉर्मली कॉल ऑन वाइस प्रेसिडेंट टू रिमूव प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट को कौन रिमूव करता है? वाइस प्रेसिडेंट. पहला फैक्ट ये मिल गया. The US House of Representatives set itself on course of impeach President Donald Trump on Wednesday, historic second time, planning to vote it charge him just 1 week after the initiated a mob of logistic. तो वो mob का जो केस हो गया था कैपिटल में उसकी वजह से returning to a heavily front file capital protected by thousands of National Guard troops, lawmaker began with what was expected to the long debate on article of impeachment. तो impeachment पे जो डिबेट थी वो भी होनी थी. ठीक है ना. तो वो हो गई है. द फाइनल वोट आफ्टर द डिबेट इज एक्सपेक्टेड टू पास विद अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रिपब्लिकन जॉइन डेमोक्रेट टू इम्पीच ट्रम्प. तो रिपब्लिकन भी ज्वाइन करेंगे डेमोक्रेट्स के साथ स्मॉल नंबर में ट्रम्प को इम्पीच करने के लिए. ठीक है ना. तो दैट थिंग आफ्टर ईयर ऑफ सेंडिंग मोनोलिथिक बिसाइड ट्रम्प रिपब्लिकन्स वर फ्रैक्चरिंग ओवर द वोट. सीनेटर मिच मैककॉनेल एंड Kentucky, the Republican leader has embraced the effort as a mean to purge Trump from the party. तो भाई देखिए अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों चाहते हैं कि इम्पीच हो जाए. लॉ मेकर स्पार्क ओवर इम्पीचमेंट. 4 years we have been asked to turn a blind eye to the criminality, corruption, blatant disregard to the rule of law by president we have in the White House. We as a nation can no longer look away. तो डेमोक्रेट के हैं ये इन्होंने अपना बयान दिया है. ठीक है ना. सो दैट इज थिंक. अच्छा अभी क्या है ना कि अभी देखिए फर्स्ट इम्पीचमेंट हुआ तो वो तो चलिए ठीक है. दूसरा इशू है इसमें क्या है ना कि अगर अब की बार ये इम्पीच हो जाते हैं तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वहां से. फिर ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते. डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उसके लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत भी है. ठीक है ना. दैट इज द थिंग. नाउ डिस्ट्रैक्टेड बाय पॉलिटिकल क्राइसिस यूएस सेट डेली रिकॉर्ड फॉर वायरस डेथ. तो देखिए पॉलिटिकल क्राइसिस यूएस में चल रही है. कोविड पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से डेथ हो रही है. यूट्यूब सस्पेंड प्रेसिडेंट चैनल. तो प्रेसिडेंट के डोनाल्ड ट्रंप जी के चैनल को भी यूट्यूब ने क्या किया है उसको सस्पेंड कर दिया है. देखिए तो देखिए ये चीज हमें एक चीज सिखाती है ना कि जब आप पावर पे हो तो आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि पावर जाने के बाद आपका एकदम वो हो जाए. आप देखिए सबसे बड़ी जो सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड का उसका जो प्रेसिडेंट है उसका ट्विटर बैन हो रहा है. यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो जा रहा है. ठीक है ना. So that is the thing. यहाँ पे FBI से इट वांट ऑफ प्रोस्पेक्ट ऑफ वायलेंस अहेड ऑफ कैपिटल राइट. तो FBI के बारे में बता देता हूँ. फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसे अपने सीबीआई होता है सीबीआई FBI के उस पर ही बनाया गया है. ये डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस फॉर यूनाइटेड स्टेट यूएस का है. हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में. 1908 पे बनाया गया था. ठीक है ना. अब देखिए यूएस आगे क्यों है एक चीज देखिए कि 26 जुलाई 1908 मतलब 26 जुलाई 1908 को इन्होंने क्या किया था FBI बना लिया था यूएस ने. जबकि 1947 में इंडिया
हाँ, इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी तो आप सोचिए कि कितने साल पहले ये डेवलप हो चुका था, इसलिए वजह से ये सुपर पावर है, ठीक है ना। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो। देखिए, आई विल नॉट डू एनी टाइप ऑफ एडिटिंग बिकॉज एडिटिंग का मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपने यूपीएससी के क्वेश्चन देखे होंगे और आपको पता होगा तो इससे दो चीजें होंगी। आपको पहले पता चलेगा न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, आपको प्रॉपर नॉलेज मिल रही है, कुछ भी आपका छूट नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं दैट इज अ गुड थिंग। अगर नहीं पढ़ सकते फिर मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ। मैं कोई एडिटिंग नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसे ही चलता रहेगा और आप नॉलेज लेते रहिए। पाक कोड सेंटेंस हाफिज सईद, तो ये सब तो भैया की पॉलिटिकल न्यूज है। हाउ म्यूचुअल फंड रिस्क ओ मीटर बिल वर्क, तो म्यूचुअल फंड के बारे में है, ठीक है ना। नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, जिसको बिजनेस कर रहे हैं कर सकता है। Why a raging Jeffina recalls Sri Lanka addressed Tamil question, not important for us also. More effective nanobodies to fight novel coronavirus. An international research team led by University of Bonn has identified the further development novel and antibody fragment against SARS-CoV-2, the virus that caused COVID-19. These nanobodies are much important than classic antibodies. तो classic antibodies जो हैं, जो अभी जो इन्होंने पाया है, जो अभी इन्होंने रिसर्च किया, वो कह रहा है कि इसके जो नैनो बॉडीज हैं अभी जो SARS-CoV-2 है उसकी जो क्लासिकल नैनो बॉडीज है उनसे स्मॉलर हैं, विच वर यूज टू थ्रेट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर एग्जांपल, and they therefore penetrate the tissue better and can be produced more easily in larger quantities, the university said in media release. The researcher of University Hospital Bonn has also combined the nanobodies into potential particularly effective molecules which attack different parts of the virus साइमल्टेनियसली, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ वायरस को भी अफेक्ट कर सकता है। उसके लिए उन्होंने मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स उन्होंने इकट्ठा किए। व्हाट इज पार्लर नाउ म्यूटेड राइट विंग प्लेटफॉर्म, तो वही है कि ट्विटर बैन हो गया ट्रंप जी का, और तो उसके लिए वही दिया गया कि क्या उनके लिए अदर ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा गाइस, एक ना एक्सप्लेन सेक्शन में, ये न्यूज़पेपर में नहीं दिया हुआ है, एक एक्सप्लेन सेक्शन आया है कि डोनाल्ड ट्रंप के इम्पीचमेंट के बारे में। तो इम्पीचमेंट कैसे होता है, क्या होता है, उस सब के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक अलग सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें कि इम्पीचमेंट हो रहा है, उसके इम्पैक्ट क्या होगा और इम्पीचमेंट होता कैसे है। लोअर डिसइन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम ऑप्शन रिसीव्ड हिट नॉन टैक्स कलेक्शन टारगेट। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, with a shortfall of concern of excess reliance on off-balance sheet borrowing through the internal extra budgetary resource which it deployed the central public sector enterprise and department undertaking। इसमें क्या है ना कि देखिए पूरा ही मैं आपको बताता हूँ। With just over a fortnight to go for next financial year budget, the government is expected to record significant shortfall in estimated revenue। तो revenue में shortfall होगा, ठीक है ना। The projected receipts from disinvestment and stake sale are likely to materialize, while collection from other communication services are expected to be below target। तो वही है कि देखिए जो लोअर जो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहे हैं उसमें तो ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक रेवेन्यू हो जाएगा, बट अदर सेक्टर से उन पे ऐसा कहा जा रहा है कि उनसे जो है कलेक्शन वो कम होगा। लोअर डिसइन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम ऑप्शन रिसीव्ड हिट नॉन टैक्स कलेक्शन टारगेट। तो नॉन टैक्स कलेक्शन टारगेट जो लोअर डिसइन्वेस्टमेंट है और स्पेक्ट्रम ऑप्शन है वो इंपैक्ट करेगा। सेबी बैन्स टीवी एंकर फॉर फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग। तो सेबी जो है, सेबी ने क्या किया है कि टीवी एंकर को बैन कर दिया है फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग की वजह से। उसमें ट्रेडिंग में उन्होंने कुछ फ्रॉड किया था, उसकी वजह से सेबी ने उसको बैन कर दिया है। अब आपको सेबी के बारे में जानना जरूरी है, ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेबी क्या है, SEBI as Security and Exchange Board of India is a regulator of security and commodity market in India owned by Government of India। तो सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट को SEBI रेगुलेट करता है। It was established in 12 April 1988, the given statutory power to 1392 through the SEBI Act। ठीक है ना। जुरिडिक्शन इंडिया की है, हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव अभी अजय त्यागी है, चेयरपर्सन सेक्टर सिक्योरिटी मार्केट है। ओके, सो दैट इज द थिंग।
व्हाट आर न्यू रूल्स ऑफ फ्लाइंग टू द यूएस, तो यूएस की बात है कि फ्लाइट के लिए कौन कौन से रूल है, तो जिनको जाना है वो पढ़ ले। आर वी अलाउड यूसीबी टू रिफंड शेयर कैपिटल टू मेंबर, तो शेयर कैपिटल जो जो यूसीबी है, यूसीबी को उन्होंने कहा है कि रिफंड कर दें जो शेयर कैपिटल है उनके मेंबर्स को, है ना। सो गाइस ये था न्यूज़, ठीक है ना, ये न्यूज़ एनालिसिस थी। और इम्पीचमेंट वाला मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, कमेंट नहीं करेंगे फिर मैं उसको नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पढ़ लिया उसको। सो अभी एडिटोरियल पेज आता है, तो अभी देखते हैं। देखिए, केयर एंड कॉशन, पीपल कॉन्फिडेंस इट मस्ट फॉर अ सक्सेसफुल रोल आउट इन कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है कि उसके और सक्सेस को उससे मुझे लगता है उसमें इंगेज करके बात की जा रही है। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। गुड पॉलिसी मस्ट फुलफिल 4 क्राइटेरिया। एक देखिए, अब यहाँ पे मिलता है हमें पॉइंट। एक अच्छी पॉलिसी क्या फुलफिल करती है, चार क्राइटेरिया फुलफिल करती है। इट मस्ट हैव क्लैरिटी इन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक डिजाइन होना चाहिए, फाइनेंस एंड आउटकम होना चाहिए, ऑल इन सिंक। फॉर एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रोल आउट कैन बी स्टॉप इन्फेक्शन। देखिए, कोविड के बारे में बात करिए कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, स्टॉप इन्फेक्शन, चेक करंट ट्रांसमिशन चेक करना चाहिए, ठीक है ना, और रिड्यूस if not eliminate mortality depending upon the effective of vaccine. The polio vaccine, for instance, achieve all 3 of life, while the flu shot can protect against infection only for a year. तो वही है कि जो पोलियो, इन्होंने एग्जांपल दिया, पोलियो की जो वैक्सीन है उसने जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे फुलफिल कर लिए हैं। Such characteristics that determine the strategy, funding and way to measure outcomes. So when eradication became an objective, the polio strategy was redesigned. तो देखिए, सिंपल से ये कहना चाह रही है जो ऑथर है, कहना चाह रही है कि जो पोलियो की स्ट्रेटेजी थी उसको चाहिए कि वो पोलियो की स्ट्रेटेजी को रीडिजाइन करे, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, यूपीएससी पूछ सकता है। देखिए, अभी क्या है कि इकोनॉमी हमारी डाउन जा रही है, ठीक है ना, और पेंडेमिक से हम जूझ रहे हैं। तो अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन दे दिया कि हम पास्ट में जो हमारी ऐसी पेंडेमिक्स आई हैं और ऐसे इकोनॉमिक स्लो डाउन हुए हैं, तो उनमें यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसमें आप कुछ ऐसे इवेंट बताइए जिनसे हम प्रेजेंट टाइम पे सीख ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है। तो उसमें हम वैक्सीनेशन के लिए पोलियो को ले सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के लिए यूएस में स्लो डाउन आया था, तो उसके लिए ले सकते हैं कि यूएस ने 1934 में, आई थिंक परसों की न्यूज एनालिसिस में था, मैंने डिस्कस भी किया था, इसमें यूएस ने कैसे टैकल किया। तो उसमें एडिटोरियल एनालिसिस में एक ऑथर ने लिखा था कि उसके बेस पे इंडिया क्या कर सकता है, उससे लेसन ले सकता है। इन द कोविड वैक्सीन रोल आउट देयर इज नो क्लियर डेटा फॉर आइदर ऑफ 2 वैक्सीन, तो कोई क्लियर डाटा नहीं है कि कौन कौन पे कहाँ पे इम्पोज किया जाएगा। वी नॉट नो इफ दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर लाइफ, हमें ये भी नहीं पता कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ देंगे नहीं। फॉर अ ईयर 6% इट efficacy among the elderly or very sick are stopping new infection. Getting such data required at least 3 years, तो ये सारे डेटा रिक्वायरमेंट के लिए 3 साल लग जाएगा। Given these limitations, the government had drawn up a strategic guideline for implementing an ambitious vaccine program covering 30 करोड़ पीपल बाय जुलाई। तो इन्होंने कहा है कि एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है कि 30 करोड़ लोगों को जुलाई तक हम दे देंगे। Which meticulous attention to detail, the guideline draw upon the knowledge of running national campaign acquired over 3 decades of implementing the universal immunization program that resulted in eradicating polio and protecting 75% children against 14 vaccine prevention disease। तो ये कह रही हैं कि ये गाइडलाइन जो है उस पर ड्रॉ करनी चाहिए। जैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था जिसमें पोलियो वगैरह आते हैं, वो एरेडिक्शन हो रहा है 14 सालों से, तो उसी के बेस पे इनको किया जाना चाहिए। दिस गाइडलाइन डिटेल द स्किल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स। तो ये गाइडलाइन, इस गाइडलाइन में ये होना चाहिए कि स्किल रोल की जो गाइडलाइन है वो भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मैन रिसोर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर है वो भी उसमें बताइए। लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी वैक्सीन एट अ पॉइंट ऑफ यूज, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनिटरिंग सिस्टम बेस्ड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड फीडबैक सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग एडवर्स इवेंट, इतनी चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। द अप्रोच इन्वॉल्व 19 डिपार्टमेंट, डोनर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ एट नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल। तो इन्होंने वही की हायरार्की की बात की है कि एनजीओ और जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल है, ब्लॉक लेवल है, उन सबको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए।
The guidelines are ideal but do not reflect the real world for health system that is full as flawed, defect, inconsistency and crack. तो इन्होंने कहा गाइडलाइन तो आइडियल है बट ये ऐसा लगता नहीं है कि रियल में रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है ना. कोल्ड चेन पॉइंट हाफ आर इन 5 सदर्न स्टेट. तो वही है कि देखिए 28,932 कोल्ड चेन पॉइंट है जिसमें से आधे सदर्न स्टेट में, महाराष्ट्र, गुजरात, ईएस में. 8 स्टेट नॉर्थन उड़ीसा अकाउंट फॉर 40% एंड 28% कोल्ड चेन पॉइंट. जो 40% इंडिया की कंट्री की पॉपुलेशन है उसके पास केवल 28% कोल्ड चेन पॉइंट है. दैट इज द प्रॉब्लम. वाइल डेटा ऑफ ओवर 50 और ओल्ड इज अवेलेबल इन द इलेक्टोरल, तो 50 साल से ज्यादा के लोग हैं उनका इलेक्टोरल रोड में उनका डेटा है. दो देयर आर कंप्लेंट्स ऑफ एक्सक्लूजन मेकिंग द सेंसर एज बेटर ऑप्शन, तो सेंसर एक बेटर ऑप्शन हो सकता था. लाइन लिस्टिंग ऑफ अंडर 50 विद कोमॉर्बिडिटी कैन बी चैलेंजिंग. तो कोमॉर्बिडिटी जिनको कोमॉर्बिडिटी उनको पेशेंट उनको कहा जाता है जिनको पहले से कोई डिजीज, जैसे मान लीजिए किसी को टीबी है तो उनको वो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट होते हैं, किसी को डायबिटीज है तो वो भी कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट होते हैं. तो उन्होंने कहा कि ऑथर कहते हैं कि ये चैलेंजिंग है बिकॉज देखिए किसी को कोई भी बीमारी है तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वैसे हेल्थ कार्ड वगैरह का अगर सिस्टम होता पता चल जाता. नॉट ओनली द अर्बन रूरल वेरिएशन सब्सटेंसली बट अर्बन एरियाज हैव वीक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उन्होंने कहा कि रूरल की तो बात ही छोड़ दो, अर्बन एरियाज जो है वहां पे भी वीक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. एंड मल्टीपल नंबर ऑफ प्राइवेट प्रोवाइडर मोस्टली अनरजिस्टर्ड थैंक टू पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लिनिकल एक्ट टू टेंड पेशेंट. तो जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 है उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, इसके बारे में भी ये बात करते हैं. द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एफएससीएसी डेटा कुड आल्सो इम्पैक्ट द प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ वैक्सीन. तो उन्होंने कहा कि एफएससीएसी का जो डेटा है वो नॉन अवेलेबल है तो उसमें भी प्रोक्योरमेंट, सप्लाई ऑफ वैक्सीन और ह्यूज वेस्टेज होगा उसकी वजह से. तो इसमें प्रॉब्लम भी उन्होंने साथ साथ में बताई है, ठीक है ना. नाउ but central for success of the rollout will be the confidence of people in the vaccine, non-transparency of data, needless haste and opacity with which licenses were given, worsened by civic and credit. तो इन्होंने कहा है कि सेंट्रल को एक सक्सेसफुल रोल आउट करने के लिए सबसे पहले पब्लिक का ट्रस्ट जीतना होगा और उसके लिए क्या करना होगा कि इनको एक लाइसेंसिंग टाइप की कुछ सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए. क्योंकि देखिए अभी अगर हमको पता चल जाएगा ना कि जो आदमी वैक्सीनेट कर रहा है उसके पास लाइसेंस है तो हमें ये लगता है कि हाँ ठीक है, उसमें फेथ विश्वास हो जाता है, उसमें ट्रस्ट हो जाता है. फाइनली इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वैक्सीनेशन इज ए इनकम्प्लीट सोल्यूशन टू एंडिंग द एपिडेमिक सिंस द वायरस इज म्यूटेटिंग अडॉप्टिंग स्टिल सेफ बिहेवियर. लॉन्चिंग ए अनाउंस्ड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी विल बी फंडामेंटल. तो उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन ही इसका एक मात्र सॉल्यूशन नहीं होता, ये इनकम्प्लीट सॉल्यूशन होगा. इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी एक फंडामेंटल होगा सबसे पहले जिससे कि सब लोग सेफ बिहेवियर अडॉप्ट करें. द गवर्नमेंट कैन यूज इट एक्सपीरियंस ऑफ कंट्रोलिंग द HIV एड्स एपिडेमिक. तो उन्होंने कहा कि इस ऑथर कहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस होगा इसको HIV और एड्स के एपिडेमिक के लिए भी यूज किया जा सकता है. साइंस एविडेंट द डेटा एनालिटिक्स नीड टू बी बेडरॉक ऑफ द रोल आउट पॉलिसी. तो साइंस ये कहता है मतलब कि जो हमारे डेटा एनालिस्ट हैं और साइंस है वो एविडेंस देता है कि हमारी किसी भी पॉलिसी को रोल आउट करने के लिए डेटा होना जरूरी है. नॉट पॉलिटिक्स द स्कोरिंग ब्राउनीज पॉइंट ऑफ इलेक्टोरल एडवांटेज. द नीड ऑफ आर इज विनिंग द बैटल दैट इज ड्रेन अस इकोनॉमिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली. तो उन्होंने कहा कि हमें ये बैटल जीतनी होगी जिसने हमें इकोनॉमिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली हमें ड्रेन किया है. That said, the decision to roll out the vaccine is good start. Let's keep our finger crossed. So that is the thing. I hope आपको मजा आया होगा. इस ट्यूटोरियल में आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट्स मिले होंगे. मास्टर ऑफ इंटीमेट कैनवास. तो ये इन्होंने वेद मेहता किसी से मिले थे उनसे अपना वो शेयर किया है. नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इसमें करेक्ट देते हैं. ही डिफाइनिंग वर्क रिमेन autobiographical continuance of exile series which began with the desire to record the stories of parent and world they had. तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकली कह सकते हैं तो वैसा एडिटोरियल है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ गुड डे. और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए. अगर आप कमेंट करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का जो इम्पीचमेंट है उसका इम्पैक्ट क्या होगा और उस पर क्या कैसे होगा उसके बारे में वीडियो बना दूंगा. अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा. ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे.
एंड एज ऑलवेज, जो हारा वही जो लड़ा नहीं।